Welcome to all on my YouTube channel. Uh, in last lecture, I have discussed um, Renforce well and different application. Uh, also explain the failure which are occur below the silo foundation, such as bearing capacity failure, pull out failure, and some different types of effect, load effect, along with the confinement effect or lateral restraint effect. And second, membrane effect and eastern effect is very important for exam uh, perspective. uh, Sometimes they ask to explain string effect or membrane effect. So today I will continue from that portion. uh, Now we can say this is the second part of that unit, uh, and this is a soil structure interaction behavior. Soil structure interaction behavior. Here, structure means structure elemental such as foundation, beam, any uh, plate with the finite length or infinite length on any elastic medium. So any elastic medium. तो हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे सॉइल इंटरेक्शन बिहेवियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। सॉइल इंटरेक्शन बिहेवियर अगर देखें तो सॉइल इंटरेक्शन बिहेवियर एक्चुअली जो स्टडी करने का मेन मोटो क्या है कि जब भी कोई स्ट्रक्चर है और स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफर होकर सॉइल के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, सॉइल ट्रांसफर होगा, तो वो जो सॉइल जो कांटेक्ट में है, स्ट्रक्चर के कांटेक्ट में है, वो किस तरह से बिहेव करेगा अंडर दैट लोड, क्या मैकेनिज्म होगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, बहुत सारे मॉडल अप्लाई करते हैं, और उसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो एक्चुअली में बिहेवियर के बारे में पढ़ना है, किसी स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्ट में जो सॉइल है और वो किस तरह से बिहेव करती है, उसी के बारे में स्टडी करना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से अ, तो जो इलास्टिक इक्विलिब्रियम कंडीशन होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन जो इलास्टिक मीडियम, वो इलास्टिक मीडियम हम लोग तीन तरीक़े से रिप्रेजेंट करते हैं। इस सॉइल के अंदर तीन मैकेनिज्म होता है रिप्रेजेंट करने का। पहला जो मॉडल होता है इसको बोलते हैं मैकेनिकल मॉडल, इसके थ्रू हम लोग इलास्टिक मीडियम रिप्रेजेंट करते हैं सॉइल के अंदर। दूसरा होता है मैथमेटिकल मॉडल, एंड थर्ड होता है आपका न्यूमेरिकल मॉडल। तो जो क्वेश्चन एक्चुअली पूछा जाएगा वो मैकेनिकल मॉडल से ही बेस्ड होगा। तो हम लोग पहला जो मॉडल पढ़ रहे हैं अब मैकेनिकल मॉडल। तो मैकेनिकल मॉडल में जो पहला हम लोग क्लोज जो थ्योरी यूज करते हैं, जो थॉट यूज करते हैं विंकलर का। तो विंकलर ने सबसे पहले जो मैकेनिकल मॉडल, यानी ये तो मैकेनिकल मॉडल ऐसा हो गया इक्विलिब्रियम क्रिएट करने के लिए सॉइल के अंदर। और ये चीज़ें जब भी हम लोग देखें, अगर किसी स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्ट में कोई सॉइल है तो या तो सॉइल इलास्टिक इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा या तो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम की तरफ फॉलो करता है। अब ये कैसे हम लोग जस्टिफाई करें कि सॉइल इलास्टिक इक्विलिब्रियम है कि प्लास्टिक इक्विलिब्रियम है। अगर कोई सॉइल एज ए मटेरियल, एज ए स्ट्रक्चर की तरह बिहेव कर रही है, अगर कोई स्ट्रक्चर सपोज करिए, हमें फाउंडेशन की बात कर रहा हूँ, और फाउंडेशन के कॉन्टेक्ट में जो सॉइल है उसके नीचे जो सॉइल है वो बिल्कुल एज ए फाउंडेशन मटेरियल की तरह बिहेव कर रही है,
यानी अगर उसमें डिफॉर्मेशन हो रहा, अगर फाउंडेशन के ऊपर पुश आ रहा है, तो उसी तरह से सॉयल भी पुश और पुल फील कर रही है, तो हम लोग बोलेंगे कि वो सॉयल एज ए ट्रीट कर रही है, एज ए स्ट्रक्चर की तरह, उस मटेरियल की तरह, तो हम लोग बोलेंगे कि ये इलास्टिक इक्विलिब्रियम है। अगर ये पाथ फॉलो नहीं कर पा रहा है, जिसका मतलब ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में है, तो कहीं ना कहीं ब्रेकिंग हो रही है उस चैन का, तो हम लोग बोलेंगे कि ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम है। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, बहुत सारे ऐसे डाउट्स हैं जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसी में से एक जो थॉट है विंकलर मॉडल, तो इन्होंने 1867 में ये मॉडल प्रेजेंट किया था, प्रपोज किया था। और इनके मॉडल में इन्होंने मॉडल के अंदर क्या किया था कि अगर कोई स्ट्रक्चर जिससे लोड ट्रांसफर हो रहा है स्मॉल टू एक्स वाई, किसी स्ट्रक्चर के थ्रू, अगर हम लोग इस बोल रहे हैं फाउंडेशन ही है, तो इसमें यहाँ से लोड ट्रांसफर हो रहा है क्यू एक्स वाई, और ये हम लोग ग्राउंड लेवल पे रख दी है। और ग्राउंड लेवल के नीचे स्प्रिंग, बहुत सारे स्प्रिंग क्या करते हैं सॉइल के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो स्प्रिंग है इसका फीचर क्या है कि ये तो लीनियर स्प्रिंग है, दूसरा इंडिपेंडेंट है, आइसोलेटेड नेचर का है, किसी दूसरे स्प्रिंग के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है, डिस्क्रीट नेचर का, वही डिस्क्रीट आइसोलेटेड, लीनियर एंड लीनियरली इलास्टिक, तो इलास्टिक होगा। तो ये स्प्रिंग के बारे में जो फीचर्स था, और ये हमारा सॉइल है, इसके अंदर हम लोग इंसर्ट कर दिए। तो यह तो एक तरीका से हो गया प्रोसेस इन विच विंकलर मॉडल, है ना। अब ये कंक्लूजन क्या निकलता है, जो भी हमारा लोड ट्रांसफर हो रहा था, हम लोग जानते हैं स्प्रिंग, अगर कोई स्प्रिंग है और स्प्रिंग के अंदर जो स्प्रिंग कांस्टेंट अगर मैं बोलूँ के है, और पोटेंशियल जो कांस्टेंट होता है के, और इस पर हम लोग लोड कोई एफ लगा रहे हैं, एफ की वैल्यू एफ लगा रहे हैं, तो और इस पर डिफॉर्मेशन अगर एक्स होता है, तो हम जानते हैं एफ इक्वल्स टू जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है स्प्रिंग के अंदर, एफ इक्वल्स टू के एन टू एक्स होता है। तो इसी फार्मूले को बेस्ड जो है, इसी फार्मूले को बेस या रेफरेंस बना करके विंकलर ने भी अपने कंक्लूजन में यही इंक्लूड किया कि जो इंटेंसिटी है क्यू इक्वल्स टू के इंटू डिफ्लेक्शन के स्मॉल डब्ल्यू, तो ये हम लोग 2D में स्टडी कर रहे हैं एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। तो यहाँ पे के हो गया कांस्टेंट, और यहाँ पे डब्ल्यू हो गया, ये हो गया सेटलमेंट या डिफॉर्मेशन, डब्ल्यू क्या हो गया डिफॉर्मेशन। अब चूंकि वहाँ पे के क्या था स्प्रिंग कांस्टेंट, लेकिन यहाँ पे स्प्रिंग के साथ साथ सॉयल भी है उसके कांटेक्ट में, तो कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगी। अब यहाँ पे जो के की वैल्यू निकलेगी उसको हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन विच इज डिफाइंड एज द स्ट्रेस अपॉन पर यूनिट एरिया। तो वैसे एरिया हम लोग डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी या प्रेशर डिवाइड बाय सेटलमेंट का डिस्प्लेसमेंट। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। अब अगर विंकलर मॉडल की हम लोग लिमिटेशन की बात करें, तो इसमें दो तरीके से लिमिटेशन होते हैं। अब लिमिटेशन अगर देखें, तो यहाँ पे इतने एरिया के अंदर हम लोग लोड ट्रांसफर कर रहे थे, तो इतने एरिया के अंदर इस तरह से डिफॉर्मेशन होता है, इस तरह से डिफॉर्मेशन। बाकी जो बियॉन्ड द एरिया है, बियॉन्ड द एरिया स्प्रिंग है, वो रिस्पॉन्स नहीं करती है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो दो तरह के कंक्लूजन या दो तरीके कह सकते हैं लिमिटेशन यहाँ निकल के आती है। एक तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी एमंग इन स्प्रिंग, जितने स्प्रिंग है उसमें कंटिन्यूटी नहीं थी, कनेक्शन नहीं था कोई, तो अलग अलग ट्रीट करती थी, अलग अलग बिहेव करती थी। दूसरा, एक तो लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ स्प्रिंग, कोई लीनियर रिस्पॉन्स नहीं था जिससे हम लोग कैलकुलेट कर सके डायरेक्टली। तो दो तरह की यहाँ पे लिमिटेशन विंकलर मेथड के अंदर पाई गई है। तो बियॉन्ड लोड इट मीन्स बियॉन्ड द एज ऑफ फुटिंग या एज ऑफ एरिया। तो इसके इसके बियॉन्ड इधर कहीं ओवर पोजिशन है, तो वही बोल रहा बियॉन्ड लोड देयर आर नॉट गेटिंग डिफॉर्मेशन इन द स्प्रिंग ड्यू टू द विंकलर मॉडल। तो विंकलर मॉडल के अकॉर्डिंग जो स्प्रिंग यहाँ पे लगा उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस इन एनी सॉयल मास, जो कि यह पॉसिबल नहीं है किसी भी सॉयल मास के लिए, किसी भी सॉयल के अंदर। तो ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई स्ट्रक्चर से लोड ट्रांसफर हुआ तो वो
डिस्ट्रीब्यूट या स्प्रेड होते हुए फैलता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो स्प्रिंग लगा है उस पर इफेक्ट आएगा, तो जबकि ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो के की वैल्यू अगर हम लोग देखें, सबसे पहले कैलकुलेट कौन किया था, टरजागी ने इन 1955 में along with the plate load test। प्लेट लोड टेस्ट में इन्होंने के की वैल्यू सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट किया था फील्ड में। तो यहाँ से उन्होंने देखा क्या सबग्रेड रिएक्शन का डेफिनेशन क्या आया निकल के, द रेशियो बिटवीन द सबग्रेड रिएक्टिव प्रेशर, यानी जो मैग्नीट्यूड का प्रेशर आप ऊपर से अप्लाई करेंगे एट ए पॉइंट इमीडिएटली बिलो द लोडेड फाउंडेशन एंड सेटलमेंट ऑफ दैट पॉइंट। अगर ये देखा डायग्राम में, यहाँ पे लोड इतना लोग क्यू ट्रांसफर कर रहे हैं, और सेटलमेंट यहाँ पे वाई हो रहा है, वाई सेटलमेंट है। तो ये रिएक्टिव प्रेशर एंड सेटलमेंट डायग्राम है, इसको कर सकते हैं, और वेरिएशन ऑफ सेटलमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की इक्वल हो जाएगा इंटेंसिटी सबग्रेड रिएक्टिव प्रेशर जिसको बोल रहे हैं, तो प्रेशर डिवाइड बाय सेटलमेंट। तो ये आपका बेसिक फार्मूला हो जाएगा सबग्रेड रिएक्शन का। अब फैक्टर अफेक्टिंग देखते हैं, फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। तो किस पे की वैल्यू डिपेंड करती है, एक तो साइज ऑफ प्लेट पे, यानी यहाँ पे जो फील्ड के अंदर जो टरजागी ने प्लेट लिया था, प्लेट लेकर के सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट की थी, तो के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, तो साइज पे डिपेंड करता है प्लेट के, दूसरा शेप पे, कौन सी शेप है, रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर है, सर्कुलर है, किस तरह का शेप है, सेकेंड शेप, एंड थर्ड एम्बेडेड डेप्थ ऑफ प्लेट। तो जब हम लोग यहाँ पे कई कंडीशन हो सकते हैं कि एक ही ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल के ऊपर रखे हैं प्लेट, तो हम लोग के वैल्यू निकालना है, या ग्राउंड लेवल के कुछ नीचे डेप्थ पे हम लोग प्लेट रख के वैल्यू निकालना है, तो वही एम्बेडेड डेप्थ ऑफ प्लेट। तो एम्बेडेड डेप्थ है तो वैल्यू किस तरह से वेरी करता है। और फोर्थ है लोडिंग कंडीशन, लोडिंग कंडीशन यानी ऊपर से किस तरह का लोडिंग हम लगा रहे हैं। तो अगर फर्स्ट पॉइंट देखिए साइज ऑफ प्लेट, तो साइज ऑफ प्लेट के अकॉर्डिंग के की वैल्यू कैसे वेरी करती है। तो फॉर ग्रेनुलर मीडियम, अगर सैंडी नेचर का सॉइल है उसके लिए हम लोग देख रहे हैं के की वैल्यू साइज पे कैसे डिपेंड करेगी। तो के एस हमारा जो नेचुरल वैल्यू है या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन ऑफ ए फाउंडेशन ऑफ विड्थ बी। अगर फाउंडेशन का विड्थ बी है उसके लिए हम लोग बोल रहे हैं कि सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू के एस है। दूसरा के एस डैश है, ये प्लेट के लिए है, जो अगर प्लेट की साइज बी की वैल्यू, प्लेट की साइज 0.305 मीटर है, तो इन्होंने ये वैल्यू कहाँ से आती है, तो टरजागी ने ये डायमेंशन लेकर के, टरजागी ने ये डायमेंशन यूज करके प्लेट लोड टेस्ट के थ्रू के की वैल्यू कैलकुलेट किया था, तो ये वैल्यू वहाँ से आती है। तो अगर के एस डैश की वैल्यू पता चल गया है, तो के की वैल्यू निकाल लेंगे फाउंडेशन के लिए। तो के एस डैश ब्रैकेट के अंदर बी प्लस 0.305 डिवाइड बाई 2b होल टू द पावर 2, तो ये फार्मूला होता है, और निकाल लेंगे। और अगर कोहेसिव सॉइल के लिए निकालना है, फॉर कोहेसिव सॉइल यानी क्ले के लिए निकालना है, तो के एस इक्वल टू के एस डैश 0.305 अपॉन बी, तो यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा। अब फर्स्ट फैक्टर हो गया, सेकंड फैक्टर देखेंगे शेप ऑफ प्लेट, यानी शेप पे कैसे डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू। तो if Ks dash is the determined by using a square plate of dimension 0.305 into 0.305, तो ये तो टरजागी के अकॉर्डिंग है, जो प्लेट इन्होंने यूज़ किया था, स्क्वायर प्लेट यूज़ किया था, और डायमेंशन कितना लिया था 0.305 ये डायमेंशन लिया था। तो वहाँ पे अगर शेप के अकॉर्डिंग जो हम लोग वैल्यू निकालते हैं, के एस डैश बार की वैल्यू निकालते हैं, के एस डैश बार, तो डायरेक्टली अगर ओरिजिनल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू में निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की वैल्यू में चाहिए, तो के एस इक्वल टू थर्ड ऑफ के एस डैश बार की वैल्यू, के एस डैश बार प्लस बी अपॉन 2L, वेयर बी इक्वल टू विड्थ ऑफ फाउंडेशन एंड एल इक्वल टू लेंथ ऑफ द फाउंडेशन। अगर बी की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं 0.305, तो उस केस में के एस डैश की वैल्यू, के एस की डैश की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगा। तो के एस डैश की वैल्यू यहाँ से निकल जाता है,
के एस बार के टर्म में। अब ये वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ से, के एस बार की वैल्यू के एस के डैश की टर्म में निकाली है, उसके बाद यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू निकल जाएगा। फॉर ए इनफाइनाइट लॉन्ग बीम, अगर लॉन्ग बीम निकालना है, इनफाइनाइट लॉन्ग बीम जैसे स्ट्रिप फाउंडेशन की तरह है, तो उस केस में के एस डैश की वैल्यू होता है के एस डैश बार डिवाइड बाई 1.5। तो ये वैल्यू पुट करके हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये है। अब एम्बेडेड डेप्थ पे कैसे डिपेंड करेगा, कितना डेप्थ, अगर ग्राउंड सरफेस पे है प्लेट, तो जो नॉर्मली वैल्यू हम लोग अभी पढ़े हैं अब तक जो वैल्यू, वो ग्राउंड लेवल पे रखने की वजह से, ग्राउंड लेवल पे अगर प्लेट हम लोग रख करके टेस्टिंग निकाल रहे हैं और फाउंडेशन रखे हैं उसके लिए सब्जेक्ट निकाल रहे हैं, तो उसके लिए फार्मूला था। लेकिन अगर डी डेप्थ नीचे एम्बेडेड कर दिए, इंसर्ट कर दिए, तो उस केस में जो परसेंट ऑफ सब्जेक्ट रिएक्शन आएगा फॉर एम्बेडेड डेप्थ डी के लिए, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं, उसको डिनोट कर रहे हैं के एस डी से। तो के एस डी इक्वल टू के जो ग्राउंड लेवल पे वैल्यू रखने से आया था इंटू 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 कितना हो जाएगा 1 + 2d, डी कितना डेप्थ हम लोग इंसर्ट किए हैं, डिवाइड बाई बी विड्थ ऑफ फाउंडेशन। तो ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा इसके लिए, एम्बेडेड के लिए। अब लिमिटेशन ऑफ विंकलर में बताया था कि दो तरह के लिमिटेशन होते हैं, दो ही लिमिटेशन होते हैं मेजर, लैक ऑफ कंटिन्यूटी एमंग द स्प्रिंग और लीनियर रेस्पॉन्स ऑफ स्प्रिंग। तो दो तरह के लिमिटेशन होते हैं। अब इन्हीं लिमिटेशन को हम लोग क्या करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। और मॉडिफाई करने के लिए कौन कौन से मॉडल दिए गए हैं डिफरेंट साइंटिस्ट के द्वारा, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इम्प्रूव्ड मॉडल के अंदर देखेंगे, इम्प्रूव विच इज यूज टू इम्प्रूव द लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्प्रिंग। तो पहला हम लोग लिमिटेशन इम्प्रूव करने जा रहे हैं, लैक ऑफ कंटिन्यूटी एमंग स्प्रिंग। तो पहला जो मेथड्स है, पहला जो मॉडल है इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव्ड मॉडल के अंदर, वो है फिलोनेन्को-बोरडिच मॉडल। फिलोनेन्को-बोरडिच मॉडल इन्होंने कब दिया था, 1940 और 1945 में ये मॉडल पहले दिया, फिर उसमें फिर मॉडिफाई करके फाइनली 1945 में इन्होंने प्रपोज किया। तो विंकलर मॉडल के अकॉर्डिंग ये था, और यह फिलोनेन्को-बोरडिच मॉडल के अकॉर्डिंग। अब फिलोनेन्को ने क्या किया था कि लैक ऑफ कंटिन्यूटी जो थी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी, स्प्रिंग एक तरह से बिहेव नहीं कर रहे थे, उसको रिमूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन से के हेल्प से जितने भी स्प्रिंग है उसको आपस में टाई कर दिए। तो जब टाई करेंगे, जब थिन इलास्टिक जो मेम्ब्रेन हम लोग यूज़ करेंगे, तो जब भी उसके ऊपर लोड ट्रांसफ़र होगा तो उसमें भी फोर्स जनरेट होगा, उसमें फोर्स ट्रांसफ़र होगा, तो वो वायर की तरह ट्रीट करेगा, जबकि वो टेंसाइल मेंबर की तरह बिहेव करेगा और उसको टेंशन क्रिएट हो जाएगा। तो ये टेंशन क्रिएट हो गया, ये टी टेंशन हो गया, और जबकि यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे लैक ऑफ कंटिन्यूटी थी। तो विंकलर मॉडल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला हम लोग देखे थे, आया था। अब बोरोडिच मॉडल के अकॉर्डिंग भी सेम ऐसे आएगा, लेकिन अब क्योंकि टेंशन क्या हो गया, दूसरी जगह इधर ट्रांसफर हो गया, तो माइनस हो जाएगा, माइनस नेबुला स्क्वायर ओमेगा एक्स वाई। तो ये हम लोग फार्मूला अप्लाई करेंगे रेक्टेंगुलर और सर्कुलर फाउंडेशन के लिए। तो ये फार्मूला हम लोग फिलोनेन्को-बोरडिच मॉडल के अकॉर्डिंग आता है। तो इन फिलोनेन्को-बोरडिच मॉडल टू पैरामीटर आर यूज, वन फॉर द सब्जेक्ट रिएक्शन। एक सब्जेक्ट रिएक्शन के लिए हम यूज करते हैं पैरामीटर, ये सब्जेक्ट रिएक्शन, और एंड सेकंड फॉर द टेंशन, दूसरा इसके लिए आता है। विच इज अप्लाइड थ्रू द थिन मेम्ब्रेन along with the improve lack of continuity among the spring। तो ये हम लोग किस लिए यूज करते हैं, मेम्ब्रेन, ये लैक ऑफ कंटिन्यूटी रिमूव करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। सेकेंड मॉडल हेटनी मॉडल, ये भी लैक ऑफ कंटिन्यूटी को इम्प्रूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इट इज प्रपोज इन 1946, विच इज आल्सो यूज टू इम्प्रूव लैक ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ स्प्रिंग बाई यूजिंग टू कनेक्ट द स्प्रिंग बाई इलास्टिक प्लेट और बीम। तो दो मीडियम। अब यहाँ पे फिलोनेन्को-बोरडिच मॉडल के अंदर क्या था कि उन्होंने थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन यूज़ किया था। अब हेटनी ने क्या किया था कि या तो प्लेट से ऐड कर रहा है, दूसरा बीम से ऐड कर रहे हैं, और इसके थ्रू आपस में कनेक्ट करा के लैक ऑफ क्वांटिटी रिमूव कर रहे हैं। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू हेटनी मॉडल, वाट एवर लोड इंटेंसिटी अप्लाइड इज कैलकुलेटेड एज। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो क्यू इक्वल्स टू के एस, ये तो पहला वाला वही रहेगा, एक सब्जेक्ट रिएक्शन। तो दूसरा, अगर प्लेट यूज़ किए हैं फॉर कनेक्टिंग ऑल द स्प्रिंग, तो देन डी
और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा का क्यू, डेल्टा पे टू द पावर 4 है ना, या ऐसे हो जाएगा। इसको डी भी बोल सकते हैं या तो नेबुला भी यूज कर सकते हैं। तो ये इसका मतलब होता है डेरिवेटिव, और यहाँ पे इसका मतलब फ्लेक्सुलर रिजिडिटी है एक्स वाई, तो माइनस डी, डी पर टू द पावर 4 डब्ल्यू एक्स वाई माइनस हो जाएगा। तो ये प्लेट के लिए है। अगर हम लोग प्लेट यूज कर रहे हैं तो वेटरनी मॉडल के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आएगा, जो लोड हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उसका फार्मूला। तो यहाँ डी क्या है, डी को हम लोग बोल रहे हैं फ्लेक्सुलर रिजिडिटी ऑफ द प्लेट, और डी इक्वल होता है ई पी इंटू एच का क्यूब डी होल डिवाइड बाई 12 ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस म्यू पी ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर। ये फार्मूला हो जाएगा डी का, वेयर एच इक्वल टू स्मॉल एच इक्वल टू थिकनेस ऑफ प्लेट, थिकनेस ऑफ कितना, थिकनेस ऑफ प्लेट हो जाएगा एच की वैल्यू, थिकनेस ऑफ प्लेट, एच वैल्यू क्या होगा थिकनेस ऑफ प्लेट, और ई पी की वैल्यू क्या, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्लेट के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और यहाँ पे नेबुला तो वही डी पे टू द पावर 4 था, तो वो डेरिवेटिव से मतलब था, तो उसकी वैल्यू इस तरह से निकालेंगे, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन अप्लाई करके। और म्यू पी की वैल्यू होता है पॉइजन रेशियो ऑफ फॉर प्लेट। तो अब बीम अगर ले रहे हैं तो बीम एक ही डायरेक्शन में अगर हम लोग बेंडिंग या डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो बीम के केस में क्या हो जाएगा, लोड इंटेंसिटी इक्वल टू के एस डब्ल्यू एक्स, और यहाँ पे डी रहेगा डी पर टू द पावर 4, ये तो है ही ऐसे ही है, ये फॉर बीम। वेयर डी फॉर बीम के केस में डी इक्वल टू ई बी इंटू आई पी, वेयर ई बी इक्वल टू इलास्टिक मॉडुलस ऑफ द बीम, बीम के लिए इलास्टिक मॉडुलस हो जाएगा, और आई पी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बीम। तो इससे ये फार्मूले से हम लोग डी निकालेंगे। तो बीम के लिए ये फार्मूला अप्लाई करेंगे एटनिक मॉडल के अकॉर्डिंग, और प्लेट के लिए अलग फार्मूला है। तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं है, मिलता जुलता फार्मूला है, बस आपको डी की वैल्यू और डेरिवेटिव की वैल्यू याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका पास्टरनिक शियर मॉडल, पास्टरनिक शियर मॉडल विच इज प्रपोज्ड इन 1954। तो पास्टरनिक शियर मॉडल के अंदर क्या था कि जब हम लोग अब तक प्लेट या बीम या थिन इलास्टिक मेम्ब्रेन ऐड कर रहे थे स्प्रिंग को कनेक्ट कराने के लिए, ऐड करने के लिए आपस में, अब उसकी जगह हम लोग कोई शियर लेयर, कोई ऐसी लेयर सॉइल की यूज़ करेंगे जिसको हम लोग बोल रहे हैं शियर लेयर। तो जिसकी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कितनी है, जी है। तो यहाँ पे शियर लेयर कोई सॉइल का डाल दिए और वही स्प्रिंग को आपस में कनेक्ट किए। तो पास्टरनिक शियर मॉडल के अकॉर्डिंग जो लोड इंटेंसिटी है जो ट्रांसफ़र होगा वो होगा के इंटू डब्ल्यू, ये तो सेम है, और यहाँ पे जी पी आ जाएगा, यहाँ पे जी पी आ जाएगा, और जी पी और नेबुला का स्क्वायर डब्ल्यू, तो यहाँ पे नेबुला का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फार्मूला हो जाएगा पास्टरनिक के अकॉर्डिंग। फॉर एन आइसोट्रोपिक शियर लेयर, अगर एन आइसोट्रोपिक शियर लेयर है तो उस केस में जी एक्स, जी वाई, जी पी, जी जेड, ये वैल्यू सब क्या हो जाएगा, सेम होगा। वेयर जी पी इक्वल शियर मॉडुलस ऑफ शियर लेयर, जी पी क्या हो गया, शियर मॉडुलस ऑफ शियर लेयर। तो अगर एक ही डायरेक्शन में अगर हम लोग ले रहे हैं आइसोट्रोपिक के केस में, तो इसका मतलब हर एक डायरेक्शन में वैल्यू सेम हो जाएगा। तो जी एस इक्वल टू के डब्ल्यू जी पी नेबुला का स्क्वायर हो जाएगा। वेयर मॉडल डिस्कस हेयर एक्सप्लेन द improvement over the lack of continuity among the spring, and now we study that the model which are used to improve the second limitation, a linear response of the spring। तो अब ये तो जो लैक ऑफ कंटिन्यूटी थी वो हम लोग रिमूव कर लेते थे, कर लिए। उसके बाद इस जो लीनियर रिस्पॉन्स वो कैसे लोग रिमूव करेंगे वो देखते हैं। तो उससे रिलेटेड एक मॉडल हम पढ़ते हैं, कर्क मॉडल विच इज प्रपोज्ड इन 1956। तो यहाँ कर्क मॉडल के अकॉर्डिंग क्या किया गया, ये तो शियर लेयर है, ये पॉस्टरनिक का ही थ्योरी है, पॉस्टरनिक पे ही बेस्ड है, उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है। तो पॉस्टरनिक के अकॉर्डिंग जी स्मॉल क्यूब प्लस टू के एस डब्ल्यू जी पी नेबुला का स्क्वायर इंटू लेते हैं पॉस्टरनिक के अकॉर्डिंग। अब इसमें क्या किया गया, कर्क मॉडल के अंदर दो दो शियर लेयर डाल दिया, एक बीच में शियर लेयर डाल दिया यहाँ पे किया, और ऊपर वाली स्प्रिंग के लिए जो
स्प्रिंग कांस्टेंट है K1 और इसके K2, तो यह यहाँ पे सबग्रेड रिएक्शन हो गया, K1 K2 दो सबग्रेड रिएक्शन हो गए। और लोड इंटेंसिटी ये हम लोग ट्रांसफर कर दिए, यह डायरेक्शन x है और यह y है और यह z है। तो अकॉर्डिंग टू कॉर मॉडल, या कॉर मॉडल होगा, कर्क नहीं होगा, कॉर मॉडल CPRR हो जाएगा कॉर मॉडल। तो अकॉर्डिंग टू कैर मॉडल 1 + K2 अपॉन K1 1 + K2 अपॉन K1 इंटू क्यू एक्स वाई डायरेक्शन 2D हो गया। तो G यानी जो CL लेयर डाली है उसके लिए G डिवाइड बाई K1 नेबुला का स्क्वायर QXY प्लस K2 WXY माइनस G नेबुला स्क्वायर, ये हो जाएगा फार्मूला। तो ये हम लोग कॉर मॉडल के अकॉर्डिंग ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। और बीच में अगर CL लेयर डाल दिए तो कैसे चेंज होता है। अब लीनियर रिस्पॉन्स, जो नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ सोयल कैसे होता है, तो नॉन लीनियर मॉडल, तो इलास्टोप्लास्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉन लीनियर रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे ये तो हम लोग जानते हैं सेटलमेंट और लोड कर्व ये होता है इस तरह से, और इस पे इस पोर्शन का भी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं टेंजेंट, और यहाँ से क्या करते हैं सेटलमेंट या लोड वाले जहाँ जो भी वैल्यू कैलकुलेट करना वहाँ से हम लोग एल्टीट्यूड ड्रा करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो यहाँ से अगर इसकी वैल्यू हम लोग यहाँ से नोट किए और ये ओमेगा या W0 आ गया, तो Q इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन K1W कब ये होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये इक्वेशन अगर हम लोग फॉलो तभी होगा स्ट्रेट लाइन जब W की वैल्यू लेस देन W0 है, लेकिन जब इसका ज़्यादा हो जाएगा वैल्यू, ये ज़्यादा हो गया तो कांस्टेंट हो जा रहा, तो Q इक्वल टू के इंटू W0 ये वैल्यू हो जाएगा जब ज़्यादा होगा। तो बाइलिनियर रिप्रेजेंटेशन 19, जब बाइलिनियर दो तरह के बिहेवियर कैसे होते हैं डबल वेरी रिस्पॉन्स, तो हम लोग ये स्टडी किए थे 1976 में, और वहाँ से सोयल के अंदर किस तरह से लीनियर रिप्रेजेंटेशन होता है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया। तो इसका कैलकुलेट हम लोग करते थे, तो बाइलिनियर, तो यहाँ से भी इंटेंसिटी वही सेम है। यहाँ पे अगर W1 है वैल्यू, तो W की वैल्यू क्या लेस देन W1 है, तो ये फॉलो होगा, और ज़्यादा है तो इंटरसेप्ट मिल जाएगा वाई एक्सिस पे यहाँ पे। तो Q इक्वल टू K2W प्लस W0 ये हो जाएगा कब, जब W इज ग्रेटर देन इक्वल टू W0 हो जाएगा। तो इन अनदर मॉडल विच यूज फॉर द नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन, दूसरा मॉडल कौन सा यूज़ करते हैं, चंद्रा मॉडल। नॉन लीनियर मॉडल के लिए चंद्रा मॉडल यूज करते हैं। तो अगर ये कर्व शेप में ही है तो कैसे हम लोग कैलकुलेट करते थे, इन लोड इंटेंसिटी इक्वल टू K1W माइनस K2W का क्यूब, ये फार्मूला होता है। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी Q अपॉन W इक्वल टू K1 माइनस K2W स्क्वायर। और यहाँ पे K1 और K2 निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये वाली ग्राफ आएगी, ये W स्क्वायर हो गया, या Q अपॉन W हो गया। तो इंटरसेप्ट जो मिलेगा वो K1 देगा, और जो स्लोप मिलेगा वो माइनस K2 मिल जाता है। तो द स्लोप एंड इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरसेप्ट आ गया K1 आ गया, स्लोप वैल्यू निकालेंगे तो इसमें से दोनों वैल्यू निकल जाता है। नॉन लीनियर रिप्रेजेंटेशन के लिए कोंडर फार्मूला भी होता है, कोंडर अप्रोच भी हम यूज़ करते हैं, जो प्रपोज किया था 1963 में। इफ K0 is the initial modulus of substrate reaction and Q is equal to ultimate load carrying capacity of the soil। ठीक है, तो हम लोग सेटलमेंट और दोनों के बीच में कर्व ड्रा करेंगे, तो यह प्रोग्रेसिव नेचर का आता है, इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इसका टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो जो स्लोप आएगा K0 की वैल्यू बताएगा। तो डायरेक्ट इक्वेशन हम लोग क्यों निकालने के लिए K0 इंटू W
डिवाइड बाई 1 प्लस के नॉट इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू अल्टीमेट। तो यहाँ से अलाउबल वैल्यू निकालने के लिए अब क्यू अल्टीमेट दिया है, 2 वैल्यू दिया है, तो वहाँ से हम लोग इस इक्वेशन के हेल्प से कोऑर्डिनेटर के बेसिस पे वैल्यू निकालते हैं। तो अगर इस टॉपिक में इम्पोर्टेंट देखें तो जो मैकेनिकल मॉडल है विच इज़ यूज फॉर इंट्रोड्यूसिंग द इलास्टिक मीडियम इनटू द सॉइल, और उसके अंदर डिफरेंट जो थ्योरी थी, पहली थ्योरी विंकलर मॉडल। तो विंकलर मॉडल के दो लिमिटेशन थे, लैक ऑफ कंटिन्यूटी एंड दूसरा लीनियर रिस्पॉन्स ऑफ स्प्रिंग। तो लैक ऑफ कंटिन्यूटी रिमूव करने के लिए जो पहला हम लोग इम्प्रूव्ड मॉडल पढ़े थे फिलोनेनको बोर्डिच मॉडल, दूसरा हम लोग पढ़े थे हटनी मॉडल, एंड थर्ड पढ़े थे बोस्टन नेक मॉडल। उसके लीनियर रिस्पॉन्स को रिमूव करने के लिए बहुत सारे अप्रोच, बहुत सारे थियरी, बहुत सारे मॉडल हम लोग पढ़े, कोंडा चंद्रा ये सब इतने जो लोग यूज करते हैं। तो मोस्टली अगर इससे इम्पोर्टेंट देखें तो जो लैक ऑफ कंटिन्यूटी रिमूव करने के लिए जो मॉडल्स हम लोग यूज करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं एज कम्पेयर टू इम्प्रूव इन लीनियर रिस्पॉन्स ऑन स्प्रिंग। तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा अच्छा जो है फोकस तभी उस पर किया जाए जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लैक ऑफ कंटिन्यूटी जो हम लोग इम्प्रूव करते हैं, तो स्टार्टिंग की जो 2-3 थ्योरी है उसी से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।